सभी आत्मीय मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन साथी में। दोस्तों, आज हम शरभपुरी वंश की क्रमवार और विस्तृत जानकारी देंगे। हमने पहले राजर्षि तुल्य कुल वंश को देखा, अब हम देखने जा रहे हैं शरभपुरी वंश, जो कि राजर्षि तुल्य कुल वंश के बाद छत्तीसगढ़ में शासन किया। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में इन्होंने शासन किया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शरभपुरी वंश का परिचय जान लेते हैं। शरभपुरी वंश छत्तीसगढ़ अर्थात प्राचीन काल में इसको दक्षिण कोसल कहा जाता था। यहाँ और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 5वीं से 6ठी सदी में शासन करने वाला एक प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश था। इस वंश की जो राजधानी है वह शरभपुर थी और जिसका स्थान वर्तमान में इतिहासकारों द्वारा सारंगढ़ या संबलपुर ओडिशा माना जाता है। यह जो वंश है, शरभपुरी वंश है, यह गुप्त साम्राज्य के अधीन भी था, लेकिन अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता के साथ शासन करता था। शरभपुरी वंश के शासकों के अधिकार पत्रों पर गजलक्ष्मी की मुहर मिलती है और जिससे उनके वैष्णव धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। तो शरभपुरी वंश वैष्णव धर्म को मानते थे, अर्थात उनके इष्ट देव भगवान विष्णु थे। उनके शासनकाल के ऐतिहासिक प्रमाण मुख्य रूप से ताम्रपत्र और सिक्के में मिलते हैं और इन्हीं से हमें इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं शरभपुरी वंश के प्रमुख शासक और उनकी जानकारी। शासक का नाम शरभराज और शासन का अनुमानित काल यहाँ पे हमें दे दिया गया है। 5वीं सदी के आरंभ में शरभराज का शासन हुआ। इस जो शरभराज है दोस्तों, वह शरभपुरी वंश का संस्थापक है और यह जो है गोपराज का नाना था। गुप्त सभ्यता से संबंधित है, अर्थात गुप्त सभ्यता के अधीन यह जो शासन वर्ग था। शरभपुर अर्थात सारंगढ़ या संबलपुर में राजधानी बनाया गया था। संबलपुर या सारंगढ़ राजधानी था। ठीक। उसके बाद आते हैं नरेंद्र। ये 5वीं सदी में इन्होंने शासन किया। शरभराज का पुत्र था नरेंद्र। इसके शासनकाल के 2 ताम्रपत्र पाए गए हैं। शरभपुर के ग्राम पिपरदुला व कुरुद से यह जो ताम्रपत्र है यह हमें मिलता है। उसके बाद आते हैं प्रसन्न मात्र। यह 5वीं सदी के मध्य शासन में रहा और इन्होंने अपने शासनकाल में प्रसन्नपुर शहर बसाया। प्रसन्नपुर शहर जो है वह लीलागर अर्थात निडिला नदी के किनारे बसाया गया। इसके शासनकाल के स्वर्ण सिक्के मिले हैं जो इनकी स्वतंत्रता का प्रमाण देते हैं। उसके बाद आते हैं जयराज। जयराज जो है वह 5वीं सदी के मध्य से अंत तक इन्होंने शासन किया और जयराज जो है प्रसन्न मात्र का पुत्र था। यह जो है मल्हार ताम्रपत्र में उल्लिखित है कि जयराज जो है प्रसन्न मात्र का पुत्र था। दुर्ग शहर की स्थापना का श्रेय जयराज को दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गजलक्ष्मी अंकित सिक्के इसके शासनकाल के दौरान पाए गए। ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों सुदेवराज। सुदेवराज जो है ये 5वीं सदी के अंतिम दशकों में इन्होंने शासन किया। ये जयराज के पुत्र थे और इन्होंने कई ताम्रपत्र जारी किए। इन्होंने सिरपुर पर शासन किया और पांडु वंश के इंद्रबल के सामंत थे। ठीक है।
पांडु वंश में जो इंद्रबल शासक थे उनके सामंत कौन थे? सुदेवराज इनके सामंत थे। इसके बाद आते हैं प्रवर राज प्रथम। 5वीं सदी के अंतिम वर्षों में सुदेवराज का यह जो है वह छोटा भाई था प्रवर राज। सिरपुर को अपना राजधानी इसने बनाया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिरपुर को राजधानी प्रवर राज प्रथम ने बनाया और इनका शासन जो है बाकी शासकों से अल्पकाल का रहा, कम वर्षों तक शासन किया। इसके बाद आते हैं दोस्तों प्रवर राज द्वितीय। प्रवर राज द्वितीय का शासन 6ठी सदी में प्रारंभ हुआ। यह अंतिम शासक माना जाता है जिसकी हत्या इंद्रबल ने और पांडु वंश की स्थापना किया। ठीक है, इंद्रबल ने जो पांडु वंश का था वह प्रवर राज द्वितीय का हत्या किया उसने और पांडु वंश की स्थापना कर दी गई। फिर इसके बाद आते हैं नन्नराज या ननराज। ननराज द्वितीय या नन्नराज द्वितीय, यह 6ठी सदी की शुरुआती दौर में हुआ। यह विष्णु भक्त था और वर्धा नदी तक साम्राज्य को इन्होंने विस्तार किया। इसका जो उपाधि था वह कोसल मंडलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण किया हुआ था। ठीक है, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नन्नराज ने कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। शरभपुरी वंश से संबंधित है। इसके बाद आते हैं दोस्तों आगे चंद्रगुप्त। 6ठी सदी, ननराज द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त। सिरपुर अभिलेख में इनका उल्लेख किया गया है चंद्रगुप्त का, और चंद्रगुप्त का शासन मात्र 5 वर्ष का रहा। उसके बाद आते हैं हर्षगुप्त। 6ठी सदी के मध्य में शासन किया। यह चंद्रगुप्त का पुत्र था और यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। हर्षगुप्त ने ही दोस्तों सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया है, जो कि लाल ईंटों से बना है और विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अब आगे विशेष तथ्यों को देख लेते हैं। शरभपुरी राजवंश के शासकों ने गज लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी जो है गज पर, हाथी पर बैठी हुई है, इस तरह से गज लक्ष्मी के मुद्रित सिक्के चलाए और उनके धार्मिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। ठीक है, गज लक्ष्मी के सिक्के चलाए, अर्थात सिक्के चलाना मायने रखता है ना। स्वयं के वे सिक्के चलाते थे, तो हम समझ सकते हैं कि वे सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से समृद्ध थे। शरभपुरी वंश का शासन क्षेत्र छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन दोनों क्षेत्रों के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इधर हम समझ सकते हैं महासमुंद तक, और ओडिशा का जो बॉर्डर है उधर तक हम समझ सकते हैं कि इनका जो शासन था वो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दोनों के बीच के हिस्सों में फैला हुआ था। शरभपुरी शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और जिनका राज चिन्ह मुख्य रूप से गज लक्ष्मी था। इनका काल भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य के पीछे के उत्तरकालीन क्षेत्रीय राजवंशों में महत्वपूर्ण माना जाता है, और इस जानकारी का स्रोत मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के अभिलेखीय प्राप्तियों, ऐतिहासिक शोध और ताम्रपत्र तथा सिक्का जो है प्रमाण के रूप में दिखाई देता है। तो इन सभी चीज़ों से को अध्ययन करके इस इतिहास को लिया गया है। वंश के पूर्ण शासक, जितने भी शासक हुए उनकी सूची और उनके क्रमवार काल अनुक्रम को दर्शाएंगे। ठीक है, इसमें करेक्ट जो ईस्वी सन है उसको हम दर्शाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है शरभ या शरभ राज, जो कि शरभपुरी वंश के संस्थापक थे।
इनका शासनकाल लगभग 475 ईस्वी से 510 ईस्वी तक रहा। यह शरभपुरी वंश के संस्थापक हैं और भानुगुप्त के एरण अभिलेख में इनका पता चलता है। ठीक है, इनके बारे में यह बातें कही गई है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। उसके बाद आते हैं नरेंद्र। इनका शासनकाल 510 से 525 ईस्वी तक रहा। ये शरभ राज्य के पुत्र थे। शरभपुर के ग्राम पीपरदुला और कुरुद में इनके ताम्रपत्र पाए गए हैं। उसके बाद तीसरे उत्तराधिकारी हुए प्रसन्नमात्र, लगभग 525 से 550 ईस्वी तक। लीलागर अर्थात निडिला नदी के किनारे इन्होंने प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की और इनकी स्वतंत्रता के सूचक है स्वर्ण सिक्के। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए प्रसन्नमात्र ने, तो याद रखेंगे इसको। फिर आते हैं जयराज। जयराज का शासनकाल लगभग 550 से 560 ईस्वी तक रहा, लगभग 10 वर्ष। और जयराज ने दुर्ग शहर की स्थापना की। इन्होंने गजलक्ष्मी के मुहर वाले सिक्के चलाए और मल्हार और आरंग से ताम्रपत्र जो प्राप्त हुए हैं उनसे इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर आते हैं दोस्तों सुदेवराज। लगभग 560 ईस्वी से 570 ईस्वी इनका भी शासनकाल 10 साल का रहा। इनके शासनकाल के 7 ताम्रपत्र उपलब्ध हैं। इन्होंने उपराजधानी श्रीपुर अर्थात सिरपुर को बनाया और सिरपुर की स्थापना का श्रेय सुदेवराज को जाता है। सुदेवराज जो है दोस्तों वो पांडु वंश के सामंत इंद्रबल के अधीन थे। ठीक है, अर्थात इंद्रबल के अधीन काम करते थे सुदेवराज। प्रवरराज प्रथम, इसका शासनकाल लगभग 570 से 575 ईस्वी तक रहा। सिरपुर को इन्होंने राजधानी बनाया। देखिए, सुदेवराज ने सिरपुर की स्थापना की, श्रीपुर अर्थात सिरपुर की स्थापना की, लेकिन प्रवरराज ने सिरपुर को राजधानी बनाया और 2 ताम्रपत्र मल्हार और सारंगगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जिससे इसके बारे में पता चलता है। फिर आते हैं प्रवरराज द्वितीय। इनका शासनकाल 575 से 590 ईस्वी तक रहा और प्रवरराज द्वितीय जो है अंतिम शासक है जिसका सामंत इंद्रबल ने सिरपुर में हत्या कर पांडु वंश की स्थापना की। अर्थात इनका शासन बड़े क्षेत्र से हटकर बहुत कमतर क्षेत्र में आ गया और बहुत बड़े क्षेत्र में पांडु वंश ने हथिया लिया। ठीक है, प्रवरराज के बाद ननराज द्वितीय आए। विशेष काल नामित नहीं है दोस्तों, इसमें 6ठी सदी बस दिया गया है। ये विष्णु के उपासक थे और वर्धा नदी तक साम्राज्य का इन्होंने विस्तार कर लिया और साथ ही ननराज द्वितीय ने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त, सिरपुर अभिलेख में इनका उल्लेख हुआ है और इनका शासन 5 वर्ष का ही है, सबसे कम वर्षों तक इन्होंने शासन किया है, ये ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त ने। और ये हर्षगुप्त के पिता थे। हर्षगुप्त लगभग 600 ईस्वी में हर्षगुप्त सिंहासन आरूढ़ हुए। वैष्णव धर्म के ये अनुयायी थे और सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माता। इनकी उपाधि थी कौशलेंद्र। ठीक है, इसकी क्या उपाधि थी? इसकी उपाधि थी कौशलेंद्र। ननराज द्वितीय की उपाधि थी कौशल मंडलाधिपति। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपको याद रखनी चाहिए, शरभपुरी वंश को अमरार्य कुल या अमरज कुल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसे अमरार्य कुल या अमरज कुल के नाम से जाना जाता है।
स्थापना और समय काल को अगर देखें दोस्तों, तो सरभपुरी वंश की जो स्थापना है वो 5वीं सदी में हुई, अर्थात 475 ईस्वी में मान सकते हैं इसका शुरुआत, और 590 ईस्वी तक चला इनका जो शासनकाल है। ठीक है। एक और बात है कि इनकी जो राजधानी थी वो शरभपुर थी, अर्थात संबलपुर थी, और उप राजधानी को इन्होंने सिरपुर को बनाया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस वंश के संस्थापक शरभ राज थे, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा के कुछ हिस्सों में इनका शासन फैला हुआ था। ठीक है, इसको अमरार्य या अमरज कुल के नाम से भी जाना जाता है। की बात करें तो शरभपुरी वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और उनके अधिकार पत्रों पर गज लक्ष्मी की मुहर पाई गई है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे हमने जो पहला कुल देखा था, लक्ष्मी के चित्र संबंधी सिक्के चलाए थे। ठीक है, लेकिन हम शरभपुरी वंश में देखते हैं इन्होंने गज लक्ष्मी की मुहर गज लक्ष्मी से युक्त मुहर इन्होंने चलाया था। ठीक है, तो ये धार्मिक आस्था का प्रतीक है कि वैष्णव धर्म के ये अनुयायी थे। साथ ही साथ इस काल में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल बढ़ा, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त शासन के अधीन आते थे। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल बढ़ गया, और राजकीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा उस समय प्रचलित हो गई। वंश के सांस्कृतिक योगदान की अगर हम बात करें तो शरभपुरी वंश छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में कला, संस्कृति और स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। सिरपुर क्षेत्र की वास्तुकला और शिलालेख इस वंश के विकास और वैभव को दर्शाते हैं। इस वंश की काल अवधि छत्तीसगढ़ के स्वर्ण युग की शुरुआत मानी जाती है, अर्थात इसी से छत्तीसगढ़ के स्वर्ण युग की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन हम छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग पांडु वंश के आने के बाद कहते हैं, अर्थात पांडु वंश के शासकों द्वारा छत्तीसगढ़ में स्वर्ण युग लाया गया। ठीक है, तो इसने छत्तीसगढ़ में स्वर्ण युग लाने की आधारशिला रख दी थी। प्रमुख शासकों का विस्तृत जीवनी और शासनकाल का प्रमाण। तो दोस्तों, इसमें जो हमने पुरानी बातें देखी थी वह भी है, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए, आप समझ जाएं। तो इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो शरभपुरी वंश में पहला शासक है शरभराज। इसका शासनकाल 475 से 510 ईस्वी तक का था, लगभग हम इसमें मान रहे हैं, है ना। जीवनी को देखें तो यह जो है शरभराज इस वंश के संस्थापक हैं, शरभपुरी वंश के संस्थापक हैं। गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी और क्षेत्रीय शासक थे। शरभपुर नामक स्थान से ये शासन करते थे, और शरभपुरी वंश को अमरार्य कुल भी कहा जा गया है। ठीक है, अब शरभराज के प्रमाण कहाँ से मिले? तो इसके शासन के प्रमाण आरंग और सारंगगढ़ में मिले ताम्रपत्रों और शिलालेखों में शरभराज का उल्लेख मिलता है। ठीक, दूसरा जो शासक था इस वंश का, उसका नाम है नरेंद्र। इसका शासनकाल 510 से 525 ईस्वी तक था। शरभराज के ये पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे, और शरभपुरी साम्राज्य के विस्तार में ये संलग्न थे। इनके शासन का प्रमाण, नरेंद्र के शासन का प्रमाण पिपरदुला और कुरुद से प्राप्त ताम्रपत्रों में वर्णित है। इसके बाद तीसरे शासक में आते हैं, जिसका नाम है प्रसन्नमात्र।
प्रसन्न मात्र का शासनकाल 525 से 550 ईस्वी तक था, अर्थात इन्होंने 25 वर्ष शासन किया। प्रशासनिक सुधार के लिए ये जाने जाते हैं तथा ईंट भट्ठों की नींव रखने वाले राजा के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, यही पहले ऐसे राजा है जिन्होंने ईंट भट्ठों की नींव रखी। प्रसन्नपुर नगर की इन्होंने स्थापना की, इसलिए ये प्रसिद्ध हैं। और प्रसन्न मात्र के शासन का प्रमाण लीलागर नदी या निडिला नदी के किनारे स्वर्ण सिक्कों और ताम्रपत्र से इनके शासन का प्रमाण हमें मिलता है। उसके बाद आते हैं जयराज। प्रसन्न मात्र के बाद अगले शासक हुए जयराज। जयराज का शासन 550 से 560 ईस्वी तक लगभग 10 वर्ष इन्होंने शासन किया और दुर्ग नगर के संस्थापक हुए। गजलक्ष्मी मुद्रित सिक्कों का प्रचलन इन्होंने किया। पहले गजलक्ष्मी इनकी मुद्राओं में थे। ठीक है, जो सरकारी इनका कागजात था उसमें ये ठप्पा लगाने का काम गजलक्ष्मी मुद्रा से करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने गजलक्ष्मी मुद्रित सिक्कों का भी प्रचलन चालू किया। किसने? जयराज ने चालू किया। और आर्थिक समृद्धि का द्योतक है क्योंकि ये स्वयं के सिक्के चला रहे थे। जयराज के शासनकाल का प्रमाण मल्हार और आरंग के ताम्रपत्र और वहाँ से प्राप्त होने वाले सिक्कों से मिले हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों सुदेव राज। जयराज के बाद अगले शासक हुए सुदेव राज। इसका शासनकाल का लगभग जो है वह 560 से 570 ईस्वी तक था। सुदेव राज जो है वह सिरपुर क्षेत्र के शासक थे। ठीक है, अर्थात सिरपुर क्षेत्र में ये शासन करते थे और पांडु वंश के जो सामंत थे इंद्रबल, इसके अधीन रहने वाले ये प्रबल शासक थे। सुदेवराज का प्रमाण 7 ताम्रपत्र और सिरपुर के मिले अभिलेख से इनके शासनकाल का पता चलता है। फिर छठे शासक हुए प्रवर राज प्रथम। प्रवर राज प्रथम, इनका शासनकाल 570 से 75, लगभग 5 वर्ष ही इन्होंने शासन किया। इन्होंने सिरपुर को उपराजधानी बनाया। ठीक है, सिरपुर को शरभपुर पहली राजधानी थी, उसके बाद सिरपुर को उन्होंने उपराजधानी बना दिया। ठीक, शासनकाल छोटा था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे ये। और सिरपुर तथा मल्हार के ताम्रपत्र से इनकी जानकारी हमें मिलती है। प्रवर राज प्रथम की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद प्रवर राज द्वितीय, इनका शासनकाल 575 से 590 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, इनकी ये जो है ये अंतिम शासक थे जो बृहत्तर क्षेत्र पर शासन किए। और प्रवर राज को पांडु वंश के इंद्रबल ने पराजित किया और सिरपुर पर राज्य की स्थापना कर ली। तो सिरपुर पर शासन अब करने लगे। अब प्रवर राज्य के बाद इसके जो पुत्र हुए उसका नाम है ननराज द्वितीय। इसका शासनकाल ईस्वी में नहीं दिया गया है, लगभग 6ठी सदी में इन्होंने अपना शासनकाल प्रारंभ किया और विष्णु समाज के संगठनों का स्थापना किया, साथ ही राष्ट्रीय विस्तार किया वैष्णव धर्म का, और इन्होंने कोसल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की। ठीक है, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे दोस्तों। ठीक है, इनका शासन छिन गया था, एक छोटे से क्षेत्र में ये शासन कर रहे थे। ऐतिहासिक अभिलेखों से ननराज के बारे में, ननराज द्वितीय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का शासनकाल 6ठी सदी है
और नलराज द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त। सिरपुर अभिलेखों में इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, साथ ही सिरपुर के ताम्रपत्र से भी हमें पता चलता है। उसके बाद चंद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए उसका नाम है हर्षगुप्त। हर्षगुप्त का शासनकाल लगभग 600 ईस्वी है और वैष्णव धर्म के ये उपासक थे, अनुयायी थे। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया और सिरपुर के शिलालेख और मंदिर में जो बनाए गए अभिलेख हैं, लिखे गए अभिलेख हैं, इनसे हमें इनके शासन की जानकारी होती है। शासनकाल के प्रमाण में देख लेते हैं। तो शासनकाल के प्रमाण में शरभपुरी वंश के शासनकाल का प्रमाण हमें जो ताम्रपत्र मिले हैं उनसे होती है। अब कहाँ कहाँ से ताम्रपत्र मिले हैं उसको देख लीजिए। सिरपुर से मिला है, सारंगगढ़ से मिला है, आरंग से मिला है और मल्हार से मिला है। तो इन 4 स्थानों से प्रमुखतः इनके शासनकाल के बारे में हमें जानकारी होती है। गजलक्ष्मी अंकित सिक्के, ठीक है, इनसे पता चलता है। सिरपुर और शरभपुर के शिलालेख जहां इस वंश की राजनीतिक स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोस्तों इन सभी शासकों की विस्तृत जीवनी इनके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाओं को हमने जान लिया। तो ये विस्तृत जीवनी और शासनकाल प्रमाण शरभपुरी वंश के इतिहास, संस्कृति, राजनीति और धार्मिक आधिपत्य की महत्व जानकारी प्रदान करते हैं, जो छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के प्राचीन ऐतिहासिक अध्ययन के लिए आधार हैं। इनको जाने बिना हम छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कौन से शासक थे इसको नहीं जान सकते। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा यह लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, धन्यवाद।